नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों के बाद और बहुत ही तैयारियों के बाद हम फिर से सहायक शिक्षक के लिए जो क्लास है उसको और आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि सहायक शिक्षक में जो विषय है उसमें हिंदी एक विषय है और हिंदी के अंतर्गत अगर हम देखें तो हिंदी के दो भाग हैं। एक सामान्य हिंदी जो सामान्य रूप से कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, उसके अलावा एक हिंदी पेडागोजी कहा गया है, यानी हिंदी बाल विकास की बात की गई। तो जो सामान्य हिंदी वाला भाग है या सामान्य हिंदी का जो विषय है उसको तो हमने पहले ही सहायक शिक्षक में कंप्लीट कर लिया। अब हमको पढ़ना है हिंदी शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत जो टॉपिक्स हैं उनको हमको पढ़ते जाना है। तो हिंदी पेडागोजी या हिंदी शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत कुल 3 यूनिट हमको पढ़ने हैं, यूनिट 7, 8 एंड 9, अर्थात इकाई 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 यूनिट जो हैं, ये 6 यूनिट सामान्य हिंदी से हैं, जिसमें व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं और इधर उधर के प्रश्न पूछे जाते हैं वो वाले, ठीक है। तो अब हमको पढ़ना है हिंदी का शिक्षा शास्त्र, और इसके सिलेबस को देखते हुए ऐसा नहीं है कि हिंदी की शिक्षा शास्त्र का 3 यूनिट है तो इससे प्रश्न कम आएंगे। इससे प्रश्न कतई भी कम आने वाले नहीं हैं। आप हर एक यूनिट को बांट के रखिएगा। अगर 30 प्रश्न पूछ रहा है तो हर यूनिट से कम से मतलब लगभग 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। इकाई 7 जिसमें है बच्चों के भाषाई विकास की प्रक्रिया, फिर इकाई 8 है बच्चों में भाषाई क्षमता एवं उनका विकास, और इकाई 9 जिसमें मूल्यांकन की बात की गई है, भाषा में मूल्यांकन क्यों, क्या, कैसे आदि। तो आज हम पढ़ना जो शुरू करने वाले हैं वो भाषा विकास के चरण से शुरू करने वाले हैं। मैं पहले भी आपको बताया हुआ, हाईलाइट किया हुआ है, पहले भी आप लोगों को मालूम है कि हम जो चलते हैं वो पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं, टॉपिक वाइज चलते हैं, यानी कहीं पे भी कोई बिंदु छूटे मत। अब चलिए भाषा विकास के चरण की बात करें, और भाषा विकास के चरण की बात करते समय कुछ चीजें हम समझने की कोशिश करते हैं। बस इसमें से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन कंसेप्ट आपका अगर क्लियर हो जाएगा, फैक्ट थोड़ा बहुत याद कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। इस दुनिया में जो भाषा हम बोलते हैं, यानी बोलने वाली जो भाषा है, हालांकि ये जरूरी नहीं कि जो बोला जाए वही भाषा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने इस तरीके से इशारा किया, मतलब इसका बाय बाय इशारा, इधर आने का इशारा किया या उधर जाने का इशारा किया, ये भी एक भाषा ही है, लेकिन एक सांकेतिक भाषा है। तो जहां से हम लोग अब बोल करके जिन चीजों को हम व्यक्त कर लेते हैं, ये भाषाएं जो होंगी बोल करके व्यक्त कर लेना, जैसे मैं बोल रहा हूं और आप समझ रहे हैं, ये शुरू में तो नहीं रहा होगा। शुरू में कुछ चीजें हुई होंगी, इशारों से बात हुआ होगा, इशारों के बाद फिर चीजें बड़ी होंगी, फिर लिखित चीजों का उच्चारण हर जगह एक ही जैसा हुआ होगा। जैसे मैं यहाँ पे पानी बोलता हूं, मैं राजस्थान में जाकर के पानी बोलूंगा तो पानी का मतलब पानी है, लेकिन मैं अमेरिका में जाकर के पानी बोलूं तो शायद वो लोग ना जाने, वो लोग इंग्लिश भाषा को जानते हैं तो वो लोग वाटर समझे। तो सामान्य तौर पे अगर देखें तो जो मैं बोल रहा हूं, सामने वाला भी वही मायने निकाल रहा है, वही उसका अर्थ निकाल रहे हैं, तभी तो सफल भाषा है। तो एक बालक के विषय में अगर कहें तो बालक तो ऐसा है नहीं कि जब बालक का जन्म होता है, बालिका का जन्म होता है, तो जन्म होने के तत्काल बाद ही उसको भाषा का ज्ञान होता है, ऐसा नहीं होता। वो भाषाओं को सीखता है, सुनते सुनते देखते माहौल में सीखते जाता है। इसी तरीके से तो आप देखते हैं कि जो हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करते हैं, सामान्य तौर पर बच्चे, और भारत में जो है अगर इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर रहा है तो उसको बड़ा सम्मान की नज़र से देखा जाता है कि अरे भाई इंग्लिश सीख रहे हैं। जैसे पहले इंजीनियर्स जो इंजीनियरिंग करते थे उनको सम्मान की नज़र से देखते थे ना, सेम उसी तरीके से, लेकिन अब उनकी हालत थोड़ी विपरीत है, बाकी सब समय का खेल है। तो जो इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करते हैं वो बच्चे सीख नहीं पाते,
यानी कोर्स तो कर लेते हैं, कैसे बोलना है सब चीज़, लेकिन उनको बोलो कि बोलो, तो फिर वही मैं वो नदी पार नहीं हो पाती। अरे भाई अंग्रेजी में बोलो, तो अंग्रेजी में पता नहीं यार, पढ़ा तो हूँ लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा, यही समस्या है। तो ये आखिर ये समस्या आती क्यों है? तो ये समस्या जो आती है वो माहौल की वजह से आती है। माहौल मतलब जैसा माहौल होगा वैसी भाषाएं आप सीख जाएंगे। आप एक चीज देख के सोच करके देखिएगा, आप अपने मित्र दोस्तों के मतलब अपने ग्रुप में किसी एक दोस्त को चुनिएगा, ऐसे दोस्त को जो शुरू से बचपन से आपके साथ रहा हो, लेकिन वो कुछ समय से, थोड़े दिनों से या फिर कुछ समय से वो कहीं आपके क्षेत्र को छोड़ करके चला गया हो। मान लेते हैं आप लोग 7 दोस्त हैं, 7 में से कोई एक दोस्त आपका छोड़ करके क्षेत्र को चला गया है, 6-7 साल या फिर उधर ही कहीं दूर आगरा मुंबई दिल्ली कहीं जॉब करता है, और 3-4 साल में वापस आता है और आप लोगों से मुलाकात करता है। आपकी भाषा, जब आप लोग उसके साथ स्कूल में पढ़ रहे होंगे तब की भाषा और अब की भाषा में आपके दोस्त जो बाहर गया है उसके में काफी फर्क आ गया होगा। क्यों? क्योंकि उसका माहौल यहाँ का बदल गया, उसकी भाषा बदल गई। तो उसी तरीके से बालक या बालिका जन्म के साथ कोई भाषा सीख करके आता है, यह निश्चित नहीं, मतलब ये नहीं होता कि कोई बालक या बालिका जन्म से ही भाषा सीख करके आता है। उसको जिस माहौल में, जिस भाषा के माहौल में ढाल दिया जाता है, जहां जिस तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं उस तरीके की भाषाओं में वो सीख जाता है। अगर घरों में गाली गलौज का माहौल हो तो गाली गलौज बड़ी आसानी से सीख जाएगा, और अगर बड़ा सत्संग सा माहौल हो तो सत्संग वाली बातें सीख जाएगा। बच्चा तोते की तरह होता है, अगर पंडित जी के घर में है तो राम 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 राम, और कहीं और है तो फिर उसी तरीके की भाषाएं बोलता है बच्चा। तो इस तरीके से भाषा जो है, भाषा माहौल की वजह से, ये बात तो क्लियर होगी। तो कोई बालक जो है वो बालक कैसी भाषा का प्रयोग करेगा और कब किस भाषा का प्रयोग करेगा, ये समय के अनुसार भी बदलता रहता है। इसको देखिए, थोड़ा नींबू चटा दिया गया है क्या इसको? हाँ, तो समय के अनुसार बदलता रहता है कि भाषा किस तरीके के कब वो कैसी भाषा सीख पाएगा, क्या होगा, कैसे होगा, उसको आगे हम पढ़ेंगे। हमारे वीडियो है भाषा विकास के चरण का पहला वीडियो, हम इसके बाद दूसरा वीडियो भी देखेंगे। चलिए, भाषा विकास का अर्थ क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में, जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप में दूसरों को समझा सकें, उसके भावों को समझ सकें, उसी को भाषा कहते हैं। भाषा संकुचित नहीं है। एक चीज, एक परिभाषा तो आप लोग पढ़ लिए, लेकिन परिभाषा के आगे भी और परिभाषाएं आएंगी जिससे क्लियर होगा लेकिन फिर से मैं क्लियर कर देता हूं कि भाषा अपने मन की बात को दूसरे तक पहुंचाने का एक माध्यम है। चाहे आप उसे बोल करके पहुंचाए, लिख करके पहुंचाए, इशारे करके पहुंचाए, गंदे गंदे इशारे करके पहुंचाए, अच्छे अच्छे इशारे करके पहुंचाए, जैसे ही करके पहुंचाए, अपने मन के भावों को अगर आप दूसरे तक पहुंचा ले रहे हैं, उसमें जो माध्यम काम आ रहा है, जो मीडिएटर है, वही भाषा है। चाहे आप बोले, चाहे आप इशारा करें, चाहे आप लिख करके चिट्ठी दे दें, जैसी भी चीजें हो, वही भाषा है। तो भाषा केवल लिखित होगी जरूरी नहीं, भाषा केवल मौखिक होगी ये भी जरूरी नहीं, भाषा इशारों में होगी ये भी जरूरी नहीं, भाषा कैसी होगी ये कुछ भी जरूरी नहीं। जरूरी ये है कि आपकी बात को सामने वाला व्यक्ति समझ जाए। अगर समझ जा रहा है तो भाषा आपकी सफल होगी। भाषा विकास से तात्पर्य बालक की उस योग्यता से है जो बालक की परिपक्वता के अनुपात में भावों तथा विचारों को दूसरों तक पहुंचाने अथवा दूसरों के भावों और विचारों को ग्रहण करने में सहायक होता है। भाषा विकास का मतलब क्या है? जब छोटा बालक उस स्तर पर पहुंचता है, धीरे धीरे वो स्तर, वो चरण भी पढ़ेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखेगा ना। पहले तो मामा बोलना सीखेगा, दादा बोलना सीखेगा, नाना बोलना सीखेगा, पापा बोलना सीखेगा, फिर जाकर के बहुत बड़े बड़े चेकोस्लोवाकिया बोलना सीखेगा और इस्तांबुल बोलना सीखेगा। बड़े बड़े शब्द बाद में सीखेगा, छोटे छोटे शब्द पहले सीखेगा, पापा, मामा, ऐसा। ठीक है, छोटे बच्चे। तो भाषा विकास का मतलब क्या है? भाषा विकास का मतलब यही है
कि बच्चा जैसे जैसे भाषा को सीखते जाता है, और भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है, भाषा सीखने का कारण क्या है, क्यों भाषा सीख रहा है, भाषा इसी वजह से सीख रहा है, इसी कारण से सीख रहा है कि अपने मन के भाव को दूसरे तक और दूसरे के मन के भाव को अपने तक पहुंचा सके, मतलब प्राप्त कर सके। कोई दूसरा उसको कुछ बोल रहा है तो उसको समझ भी सके, इसी के लिए तो भाषा सीखी जा रही। इसीलिए तो आप देखते हैं कोई व्यापारी लोग रहते हैं जो खाना बदोश जिंदगी जीते हैं, सामान्य तौर पर इधर उधर सामान अपना बेचते रहते हैं। मान लीजिए कोई तमिलनाडु से, तमिल आता है उसको, बचपन से तमिलनाडु में है, तमिल आता है, बिलासपुर में आते हैं वो लोग ताड़ी वाला गुड़ बेचने। जब ताड़ का बना हुआ गुड़, ताड़ क्या बोलते, खजूर, खजूर का बना हुआ गुड़ बेचने आते हैं। अब वो लोग इलामाही मुल्लाही, मतलब 2 किलो गुड़ लोगे तो 100 रुपए लगेगा, ऐसा बोलेंगे तो आप लोग समझ पाएंगे नहीं। फिर वो धीरे धीरे क्या करता है, थोड़ा थोड़ा सीखता है हिंदी, मतलब भाषा क्या करता है, भाषा कनेक्ट करता है। तो कुल मिलाकर जो बालक है, तो व्यापार चलाने के लिए क्या करना पड़ा, उसको यहाँ की भाषा सीखनी पड़ी। उसी प्रकार से बालक जो है भाषा सीख क्यों रहा है, भाषा इसीलिए सीख रहा है कि बाद में वो गुड़ बेच सके, ऐसा नहीं, बाद में वो अपने मन की बात को दूसरों तक और दूसरों के मन की बात को खुद समझ सके। क्लियर है, ठीक। और जब वो हर चीज को समझने में सक्षम हो जाएगा, लगभग हर चीज को या औसतन हर चीज को समझने में सक्षम हो जाएगा, या अपने मन की भाव को बोलने में सक्षम हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि उसके अंदर भाषा का विकास हो गया है। और ये भाषा का विकास अचानक से नहीं होता, ये भाषा का विकास धीरे 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 बढ़ने वाली, सतत चलने वाली प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल है। इस प्रकार भाषा विकास से तात्पर्य एक ऐसी क्षमता से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों, विचारों तथा इच्छाओं को दूसरों तक सूचित करता है, पहुंचाता है तथा दूसरों के भावों और इच्छाओं को ग्रहण भी कर सकता है। भाषा में कई तरह के संचार हो सकते हैं, जैसे मौखिक संचार, मुखाकृति संचार। मुखाकृति संचार मतलब बोला नहीं मगर लिप रीडिंग जिसको बोला जाता है ना, होंठ को देख करके, होंठ को महसूस कर करके ये जान जाना कि आखिर ये बोलना क्या चाहता है। पुरानी फिल्मों में जब कोई गुंडा मर जाता था, उसका वीडियोग्राफी होता था, मरते समय फिल्मों में ऐसे सोया रहता था, हॉस्पिटल में ऐसे बोलता था, ऐसा। फिर एक लिप रीडर को बुलाया जाता था, क्या बोला है उसको करो, बताओ क्या बोलना चाहता था, उसको बताओ। तो वो बताता है पोस्ट बॉक्स नंबर 333 में कुछ चीज रखा है। फिर उसको कनेक्ट किया जाता था कि ये बम बनाने वाला आदमी था, तो बम रखा होगा, वो वाला रेलवे स्टेशन उड़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो वही लिप रीडिंग की बात की जा रही है। मुखाकृति संचार। आंगिक संचार मतलब बॉडी लैंग्वेज, समझ गए, ये मतलब पानी है वो नहीं। लिखित संचार, लिख करके। कला मुखाभिनय, यानी मुख रह करके अभिनय करके बताना। जैसे पहले वो आता था ना, पहले दूरदर्शन के जो बच्चे होंगे वो एक मुख बधिर लोग के लिए दोपहर में आता था समाचार, जिसमें एक तरफ कोई कुछ बोलता रहता था, वैसे लड़कियां, वही मतलब मुख रह के, चुपचाप रह करके भी अपनी बातों को कहना। इन सब का उद्देश्य विचारों एवं भावों को दूसरे तक पहुंचाना होता है। भाषा विकास के लिए यह आवश्यक है कि बालक में श्रवण शक्ति अर्थात सुनकर भाषा को समझने की शक्ति विकसित हो तथा उसमें सार्थक ढंग से ध्वनि उत्पन्न कर भाषा बोलने की शक्ति हो। ध्यान रखिएगा, जो भी भाषा बच्चे को सीखना है, सामान्य तौर पे जो भाषा की बात की जाती है वो बोली हुई भाषा की बात की जाती है, मौखिक भाषा की बात की जाती है। और मौखिक भाषा ही लिखित भाषा में मतलब कन्वर्ट होता है धीरे से। तो जो भी भाषा की बात की जाएगी तो बालक के अंदर श्रवण शक्ति होना चाहिए, ये कहा जा रहा है इस लाइन में, यानी वो सुनने की क्षमता रखता हो, तभी वो किसी भाषा को सफलतापूर्वक सीख सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल सुनने की क्षमता नहीं है, इस वजह से कोई भाषा वो संचार नहीं कर सकता। कुछ जो लोग गूंगे रहेंगे, जो लोग बहरे रहेंगे, वो लोग भी संचार कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन वो इशारों में बात करते हैं। तो सफल अगर मौखिक संचार करना है, मौखिक भाषा सीखना है, तो उसके लिए जरूरी है कि सुनना आवश्यक है।
अब देखते हैं एक प्रश्न, भाषा द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों या विचारों की अभिव्यक्ति किस प्रकार करता है। ध्यान रखिएगा, ऐसे ही ऐसे प्रश्न पूछ लेता है सहायक शिक्षक में, और इसमें आप देखेंगे कितना सरल प्रश्न पूछा है, उसको भी आगे हम देखेंगे, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी मैं कराते जा रहा हूं। अब इसका उत्तर आपको देना है। आप सोचिएगा कि भाषा द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों या विचारों की अभिव्यक्ति किस प्रकार करता है। बोलकर कर सकता है भाषा द्वारा, हाँ कर सकता है। लिखकर भी कर सकता है, हाँ पढ़कर भी कर सकता है। इशारों से भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और ये इशारा मतलब वही सामान्य तौर पे इशारा ही बोल रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, उत्तर हो गया उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी। आगे देखें, भाषा विकास के चरण, यानी भाषा विकास के चरण का मतलब ये नहीं कि भाषा कैसे विकसित हुई। भाषा कैसे विकसित हुई, भाषा विकास के चरण का मतलब भाषा कैसे विकसित हुई, ऐसा नहीं। यानी भाषा विकास के चरण के अंतर्गत भाषा कैसे विकसित हुई, भाषा का विकास कैसे हुआ, ये जानना नहीं है। भाषा विकास के चरण के अंतर्गत हमको ये जानना है कि कोई बालक जब जन्म लेता है, कोई बालिका जब जन्म लेती है, कोई नवजात जन्म लेता है, वो तो किस तरीके से भाषा को सीखता है। यानी बालक के अंदर, बालिका के अंदर भाषा के विकास किस तरीके से होते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि कोई, अगर आप कहते हैं कि कोई 2.5 साल की बच्ची है, 2.5 साल की लड़की है, वो भाषा कुछ अपने क्षेत्रीय भाषा में कुछ बात कर सकती है, तो उससे पहले, यानी 2.5 साल होने से पहले, शुरू से जब उसका जन्म हुआ होगा तब से तो कुछ कुछ चीजें सीखते सीखते आई होगी। तब 2.5 साल का उम्र पहुंचा होगा तो अचानक से बोल पड़ी होगी या बोल पड़ा होगा। यानी इस 2.5 साल के पीछे वो धीरे धीरे चीजों को सीखा है या सीखी है, और यही फिर से 2.5 साल के बाद वो 5 साल की होगी या 5 साल का होगा तो 5 साल में कुछ और चीजें जान जाएगा या जान जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे भाषा का विकास होता है। ओवरनाइट, एक दिन, एक घंटा, एक मिनट में किसी भी भाषा का विकास मनुष्य के अंदर नहीं हो सकता, उसको सीखना पड़ता है और धीरे धीरे ही सीखा जा सकता है। तो मनोवैज्ञानिकों ने बालकों के भाषा विकास के चरणों की व्याख्या मोटे तौर पर 2 भाग में की है। एक है प्राक भाषा विकास की अवस्था, दूसरा उत्तरकालीन भाषा विकास की अवस्था है। पहला देखेंगे प्राक भाषा विकास की अवस्था क्या है, उत्तरकालीन भाषा विकास की अवस्था क्या है। तो प्राक भाषा अवस्था क्या है उसको देखते हैं। एक सामान्य बालक में प्रथम 15 महीनों की अवस्था को प्राक भाषा अवस्था कहा जाता है, प्री स्पीच स्टेज कहते हैं। प्राक भाषा अवस्था का मतलब क्या है, सामान्य तौर पे बालक या बालिका की उम्र क्या होगी, 15 महीने की होगी, यानी 1 साल 1/4 वर्ष, 1.25 वर्ष, 15 महीने की अवधि होगी। और प्री स्पीच स्टेज मतलब प्राक भाषा अवस्था का क्या मतलब है कि इस भाषा में, इस समय में, इस 5 महीने में वो बोल नहीं पाएगा किसी भी प्रकार से। इस 15 महीने में वो बोल नहीं पाएगा, यानी शुरू के जन्म से लेकर के 15 महीने तक की अवस्था को हम प्राक भाषा की अवस्था कह सकते हैं। इस अवस्था में बालक अपनी कुछ इच्छाओं और आवश्यकताओं को हाव भाव के द्वारा अथवा कुछ इच्छाओं एवं आवश्यकताओं को अभिव्यंजक स्पष्टीकरण के द्वारा अभिव्यक्त करता है। इन सब का अर्थ सिर्फ माता पिता या वही व्यक्ति समझ पाते हैं जो शिशुओं के संपर्क में होते हैं। यानी शुरू से जो बालक या बालिका को देखते रहते हैं 15 महीने की अवस्था, मतलब बचपन से, वही लोग जान पाते हैं कि आखिर वो बालक कहना क्या चाहता है या बालिका क्या कहना चाहती है। क्यों? क्योंकि हर बालक अलग तरीके से चीजों को व्यक्त करता है। किसी बालक को ठंडी लग रही, किसी बालिका को ठंडी लग रही, तो हो सकता है वो रो करके व्यक्त करे तो दूसरा बालक हंस करके व्यक्त करेगा। तो उसके हाव भाव को कौन जानेगा? उसके हाव भाव को वही लोग जानेंगे जो उसके आसपास रहते हैं, शुरू से रहते हैं, जिसके साथ उसका जुड़ाव है। प्राक भाषा की अवस्था में बालक अपनी संचार अवस्थाओं,
की अभिव्यक्ति निम्नलिखित 4 प्रकार से करता है। कौन कौन सा प्रकार? रुदन, दूसरा विस्फोटक ध्वनियों के बाद बलबला में बदल जाती है, तीसरा हाव भाव, और तो चौथा है सांवेगिक अभिव्यक्ति। चलिए, प्राक भाषा की अवस्था का मतलब क्या है पूछ लेगा आपसे। इसी तरीके से छोटा छोटा प्रश्न पूछता है सहायक शिक्षक में, और खासकर जब हिंदी पेडागॉजी या हिंदी शिक्षा शास्त्र की बात आएगी तो आपसे हिंदी शिक्षा शास्त्र में बहुत ज्यादा पूछने के लिए नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसी छोटे छोटे टॉपिक से प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे यहीं से प्रश्न आपसे पूछ लेगा कि प्राक भाषा की अवस्था में बालक अपनी संचार आवश्यकताओं को अभिव्यक्त करने के लिए कौन कौन से प्रकार का उपयोग करता है, कौन कौन से फॉर्म का उपयोग करता है। तो ये 4 प्रकार, 4 फॉर्म आपको याद होने चाहिए। यानी 4 प्रकार से जब बालक या बालिका 15 महीने की हो और 15 महीने के अंदर उसकी बातों को, अपनी बातों को उसको किसी को बताना है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है, तो 4 प्रकार से व्यक्त करता है सामान्य तौर पर। एक तो रुदन यानी रो करके, दूसरा विस्फोटक ध्वनियां जो बाद में बलबलाना में बदल जाता है। विस्फोटक ध्वनियों का बाद में बलबलाना क्या है यह भी पढ़े। तीसरा है हाव भाव और चौथा है सामूहिक अभिव्यक्ति। देखिए प्रश्न ही पूछ लिया उसी से, प्राक भाषा की अवस्था में बालक अपनी संचार आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति किस प्रकार करता है। देखिए संभावित प्रश्न है, लेकिन हो सकता है कि ये आपसे पूछ ले आपके एग्जाम में, क्योंकि एज इट इज भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, मैं जो पढ़ाया हूं पहले उसमें से। तो पहला हाव भाव द्वारा, दूसरा विस्फोटक ध्वनि और तीसरा रुदन। ये तीनों ही हैं तो उपरोक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले 5 ऑप्शन आता था, अब 4 ऑप्शन आएगा। 5 ऑप्शन आता तो पांचों को पूछ लेता। कौन कौन सा था? रुदन, विस्फोटक ध्वनियां, हाव भाव, और एक सांवेगिक अभिव्यक्ति को इसमें नहीं पूछा था, तो आपको सांवेगिक अभिव्यक्ति भी चौथा याद रखना है। कि प्राक भाषा की जब अवस्था होगी, यानी जब बच्चा 15 सामान्य तौर पर 15 महीने के उम्र का होगा या उससे कम उम्र का होगा, तब वह अपनी बातों को व्यक्त करने के लिए 4 प्रकार से, 4 प्रकारों का, 4 फॉर्म्स का उपयोग करता है, 4 टाइप का प्रयोग करता है। पहला है हाव भाव द्वारा, विस्फोटक ध्वनि, रुदन द्वारा और सांवेगिक अभिव्यक्ति द्वारा। 4 प्रकार से। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं रुदन। रुदन क्या है? रुदन का सामान्य सा अर्थ है रोना। जब बच्चे को आप खींच देते हैं, नोच देते हैं, मार देते हैं, जला देते हैं, कोट लेते हैं, कुछ भी करते हैं, तो बच्चा क्या करता है? बच्चा रोने लगता है। अब रुदन के भी कई प्रकार हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो छोटे बच्चे थोड़े रोए फिर सो गए, और कुछ मतलब पूरा कोलाहल। तो रुदन के कई प्रकार हैं। अब रुदन के प्रकार को अगर स्पेशली आपको जानना है तो मैंने एक इसमें क्या नाम है, बाल विकास में पढ़ाया था रुदन के टाइप, जिसमें 4-5 प्रकार बताए, और 4-5 प्रकार में ये भी बताया था कि इसमें से पूछेगा, और उसमें से पूछा भी गया था प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन। तो वहां से जाकर के आपको अगर इंटरेस्ट होगा कि रुदन यानी रोना, क्राइंग कितने टाइप के होते हैं बच्चों के, तो आप बाल विकास वाला जो क्लास है उसमें देखिए। ठीक है। रुदन नवजात शिशु का सबसे पहला स्पष्टीकरण है, यानी नवजात शिशु सबसे पहले अपनी बातों को व्यक्त करने के लिए, यहां तक कि मैं जिंदा हूं इस चीज को भी साबित करना चाहता है, तो उसको रोना होगा। जब वो रोता है तो फिर वो आसपास के लोग जो उसके जन्म का इंतजार करते रहते हैं, वो लोग हंसते हैं। यानी अपने आप को जीवित साबित करने के लिए भी नवजात शिशु को पहले क्या करना पड़ता है? रोना पड़ता है। ऑल इज वेल देखे होंगे, ऑल इज वेल नहीं, कौन सी फिल्म थी ऑल इज वेल, आमिर खान की 3 इडियट। उसमें जब वायरस की लड़की के बच्चे का जन्म होता है तो रोता नहीं, ऑल इज वेल बोलते हैं, फिर लात मारता है और फिर जिंदा साबित हो पाता है। नहीं तो लोग थोड़े दुखी हो जाते हैं कि अब ये रो नहीं रहा है, मतलब ये मरा हुआ है। क्लियर है? तो नवजात शिशु रो दिया मतलब वो उसका जन्म हो चुका है और वो जीवित है। रिबल ने आपात श्वसन की बात कहा था इसको, यानी जो रोना है वो रोना नहीं है, वो श्वसन है, उसी में बच्चे का रोने की आवाज हमको सुनाई देती है। रुदन द्वारा बालक अपनी आवश्यकताओं की जानकारी दूसरों को देता है, कुछ इस तरीके से रो करके। आपको दिख भी रहा होगा, बड़ा इस रोते देख भी नहीं सकते यार छोटे बच्चों को, लेकिन क्या करोगे।
रो तो रहा है ये, खतरनाक टाइप का रो। तो रुदन यही, यानी रो करके मुझे भूख लग रहा है, मुझे प्यास लग रहा है, मुझे सोना है। छोटे बच्चे देखिए ऐसे ऐसे करेंगे, रोते रहेंगे कि अब सोना है, तो उनको भी, उसको भी ये स्पष्ट नहीं बोल सकते कि मुझे सोना है, उसमें भी रोना है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं, विस्फोटक ध्वनियां जो बाद में बलबलाना में बदल जाती है। बलबलाना मतलब बैबलिंग। बलबलाना भाषा विकास की दूसरी अवस्था है। प्रथम 2 महीने में शिशु रोने के अलावा कुछ अस्पष्ट ध्वनियां भी पैदा करता है। इस समय शिशु स्वर ध्वनियों का प्रयोग अधिक करता है, ऐसा कुछ आवाज। ठीक है, देखे होंगे छोटे बच्चों। इन ध्वनियों का स्वरूप विस्फोटक होता है, कभी कभी बोलते बोलते। इन्हें शिशु अपनी इच्छा से पैदा नहीं करता, बल्कि स्वर यंत्रों को आकस्मिक क्रियाओं द्वारा खुद पैदा हो जाते हैं। चूंकि ऐसी ध्वनियों का प्रयोग शिशु जानबूझकर नहीं करता, न तो शिशु के लिए उसका कोई ही अर्थ ही होता है, इसलिए उसका प्रयोग खेलने के रूप में करते हैं, उन्हें काफी मजा भी मिलता है। इस तरह की ध्वनि को घुटकना कहा जाता है, जिसमें कुछ बहुत सी घुटकने वाली ध्वनियां कुछ महीनों के बाद अपने आप समाप्त हो जाती है और कुछ बलबलाना में बदल जाता है। मैं समझा दूंगा अभी। जब शिशु 3-4 महीने का हो जाता है तो उसका स्वर यंत्र इतना परिपक्व हो जाता है कि वो पहले से अधिक ध्वनियां उत्पन्न करता है। अब वह सर्व तथा व्यंजन की ध्वनि को एक साथ मिलाकर बोलता है, जैसे दा, ता, दा, ना, वा, मा आदि। जब शिशु 7-8 महीने का होता है तो जो ध्वनियों को तुरंत तुरंत दोहराता है, जिसे सुनने में अर्थपूर्ण लगने लगता है, जैसे मामा, दादा, नाना आदि, जिससे बलबलाना, बैम्बलिंग कहते हैं। ठीक है, कुल मिला के कहना क्या चाहता है? कुल मिला के कहना यह चाहता है कि जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, यानी 2-2.5 महीने 3 महीने के होते हैं, तो वो विभिन्न प्रकार के साउंड निकालते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के आवाजें निकालते हैं। मुख्य रूप से वह स्वर आवाज जो होता है, स्वर जो होता है उसका उच्चारण सबसे पहले करते हैं। सामान्य लोग सोचते हैं स्वर का उच्चारण कर, जैसे आ, उ, ए, उ, आ, ऐसा। ये क्या है? स्वर ध्वनि का। लेकिन स्वर ध्वनि से धीरे धीरे उनका समय बढ़ता है और स्वर के साथ व्यंजन का भी उपयोग करने लगते हैं। तो जैसे द, द, दा, 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 ना, ऐसा किया। फिर कुछ समय बीता, यानी 7 से 8 महीने का हुआ, तो दा और दा को एक साथ मिला के पढ़ते बोल देते थे, दा 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 दा, क्या दा दा दा, ऐसा। तो लोगों को क्या लगता है? दादा बोला, दादा दादा, माँ 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 माँ। वो कुछ नहीं है, वो खुद अपना मौज कर रहा है। क्यों? बच्चा मौज कर रहा है। लेकिन बच्चों को क्या लगता है? मामा बोला, मामा मामा, उसका मामा खुश, नाना 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 बोला, खुश खुश, वही, बस वही। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं? बस अपना खुश रहते हैं, उनका वो स्टेज ही है, वो खुद वैसा बोलते ही जाते हैं, मतलब धीरे धीरे वैसे ही उनका भाषा के विकास का चरण ही है। तो जो दादा नाना मामा और चाचा ये सब खुश होते हैं ना, ये खुश होने वाली कोई बात नहीं, वो बस अपना खेलता रहता है, दा 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 ऐसा कर रहा है। अब दादा दादा बोल थोड़ी रहा है, वो तो बस मौज ले रहा है। क्लियर है? तो इस तरीके की आवाजें जो होती हैं, इसको क्या बोलते हैं? बैबलिंग बोला जाता है, यानी बलबलाना बोला जाता है। जैसे जो जोर जोर से दा 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 दा, ये क्या है? बलबलाना हुआ। और घुटकना मतलब दा दा दा, इस तरीके की चीजें जब बोलेगी तो घुटकना हुआ। सबसे पहले क्या होगा? स्वर का प्रयोग होगा, फिर स्वर और व्यंजन का प्रयोग होगा, फिर व्यंजन और स्वर का प्रयोग बार बार होगा। जैसे स्वर का प्रयोग हुआ आ, हुआ, ऐसा। दा, स्वर और व्यंजन दोनों का प्रयोग हुआ। फिर से स्वर व्यंजन का बार बार प्रयोग, जैसे माँ 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 माँ। तो लोगों को क्या लगता है? मैं मामा हूं किसी का, तो मेरे को क्या लगेगा? अरे मामा बोल रही, मामा बोल रही, मामा। तो ऐसा कुछ नहीं, वो अपना मौज ले रही बस। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हाव भाव गेस्चर। हाव भाव गेस्चर मतलब जैसे कुछ बच्चों को देखिएगा ना आप, जैसे आप दिखाए उसको कुछ मिठाई, तो ऐसे खाने के लिए लार निकालने लगेंगे। लेकिन कुछ बच्चों को देखिए आप मिठाई ध्यान ही नहीं, नहीं खाना ही नहीं। जैसे रोटी खिला रहे हैं, ऐसे खा रहे, फिर ऐसे खाते खाते फिर उसका पेट भर गया, फिर ऐसे मुंह कर दिया, ऐसे रोटी लिया, ऐसे मुंह कर दी। मतलब ये हाव भाव से वो संकेत देता है कि मैं कहना क्या चाहता हूं।
तो हाव भाव से तात्पर्य शरीर के अंगों द्वारा की गई क्रियाओं से है जिसका कुछ अर्थ निकलता है और वे भाषा के प्रतिस्थापित तथा पूरक रूप में है। मतलब जैसे मान लीजिए आप खाना खिला रहे हैं और ऐसे बच्चा कर दिया ऐसे मुंह, मतलब अब वो खाना नहीं चाहता, उसका पेट भर गया, लेकिन उसको बोल नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता, लेकिन अपने हाव भाव से तो बता ही दिया कि मैं अब नहीं खाना चाहता। तो इस तरीके से हाव भाव भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है भाषा के विकास में। भाषा के प्रतिस्थापित रूप में हाव भाव एक तरह से शब्दों का स्थान लेते हैं और इसके द्वारा शिशु दूसरों को कुछ व्यक्त करने की कोशिश करता है। भाषा के पूरक के रूप में बोली गई ध्वनियों में शिशु हाव भाव द्वारा विशेष अर्थ जोड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसे ये देखो, फिर से गरीब घर में पैदा करते हैं, कहा ऐसे करके मुंह बना रहे हैं, देख रहे हो। चलो, हाव भाव का प्रयोग उस समय तक शिशु करता है जब तक कि वह सही सही शब्दों का रूप व्यक्त प्रयोग न कर सके। जैसे बोला कोई जीभ दिखाता, ऐसा बोले। ठीक है, आप देखते हैं सामयिक अभिव्यक्ति। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में स्पष्ट हो गया है कि सुखद समय में अच्छा महसूस करना बच्चे के लिए को शिशु सुखद स्पष्टीकरण जैसे घुटकना, हंसना, अपनी बाहों को फैलाना द्वारा व्यक्त करता है। यानी उसको अगर सुख लग रहा है किसी चीज से तो उसी तरीके से व्यक्त करेगा। और जो दुखद संवेग है उनको शिशु रुदन यानी रो करके, घुटकना, वेपरिंग कर करके रोएगा, सॉरी ठुनकना बोलते हैं, ठुनकना, हाँ, घुटकना और ठुनकना दोनों में फर्क। तो इस तरीके से बच्चा व्यक्त करे, यानी जो दुख वाला विषय होगा उसके लिए, जैसे कोई उसको मार दिया तो फिर रो के बोलेगा, जैसे कोई उसको हंसा दिया उसके लिए कोई चॉकलेट ला दिया तो फिर खुश जाए। तो मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि दो तरीके के जो संवेग हो, एक सुखद संवेग, एक दुखद संवेग, उसको बच्चा दोनों तरीकों से व्यक्त करता है। जैसे कुछ इस तरीके से व्यक्त कर रहा है, उधर देखो और फिर इधर देखो, ठीक है, देखो खुश हो गया। इस तरह सामयिक अभिव्यक्ति द्वारा भी शिशु अपनी आवश्यकताओं यानी अपनी नीड को, इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है। 12 से 13 महीने के शिशुओं में इस तरह की सामयिक अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। हाव भाव के समान ही सामयिक अभिव्यक्ति का प्रयोग बालकों द्वारा पूर्ण शब्दकोश विकसित होने में जारी करता है। एक प्रश्न देख लेते हैं जो कि संभावित है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था प्राक भाषा विकास की अवस्था नहीं है? पहला है हाव भाव, हाँ है ना, हाव भाव से बच्चा व्यक्त करता है। दूसरा विस्फोटक ध्वनियां बलबलाना, ये भी है। तीसरा शब्दावली का निर्माण करना, क्या ये है? चौथा सामयिक अभिव्यक्ति, ये भी है। तो शब्दावली का निर्माण करना प्राक भाषा में नहीं पढ़ा हमने 4 तरीके की चीजें पढ़ी, एक हाव भाव, एक विस्फोटक ध्वनियां, एक शब्दावली नहीं, सामयिक अभिव्यक्ति, और एक क्या पढ़ा? रुदन पढ़ा। तो ये 4 प्रकार के अभिव्यक्ति के प्रकार हमने पढ़े। अब हम आगे की चीजें देखते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो गया? शब्दावली का निर्माण। शब्दावली का निर्माण हम आगे पढ़ेंगे। यानी बच्चा अभी बोलना कैसे सीखेगा, छोटा बच्चा है तो बोलना कैसे सीखेगा? धीरे धीरे सीखेगा और सिखाएंगे इसी वीडियो में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं उत्तरकालीन भाषा की अवस्थाएं। पहला हमने क्या देखा? प्राक भाषा की अवस्था, जिसमें बच्चा सामान्य तौर पर बोल नहीं पा रहा है, लेकिन लोगों को क्या लग रहा है, जैसे दादा 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 बोल रहा है तो दादा उसका खुश है कि हाँ भाई बोल रहा है, मेरा नाम ले रहा है। नाना बोल रहा है, पापा बोल रहा है, मम्मी बोल रहा है, खुश है कि चलो बोल रहा है। उसमें मतलब बोल तो रहा है, लेकिन बच्चा उतना समझदार नहीं है कुल, और जो बोल रहा है वो अर्थपूर्ण तरीके से बोल रहा है या नहीं बोल रहा है वो भी कंफर्म नहीं। उसके बाद आता है उत्तरकालीन भाषा का विकास। जो सामान्य भाषा, जैसे मैं बोल रहा हूँ चाय, पानी, दूध, शराब, ये सब चीजें समझ जाओ, तो ये सब चीजें समझ जा रहे हैं आप लोग। तो ऐसी बातों को सीखने के लिए जब उस बोलना शुरू करता है, समझना शुरू करता है, तब शुरू होता है समझना। वैसा नहीं है, बचपन से ही बच्चा समझना शुरू कर देता है। लेकिन एक अवस्था जब आती है, जब समझे हुए बातों को बच्चा खुद से बोल करके बताने लगता है, तो बाहर के लोगों को लगता है कि हाँ ये बच्चा समझना शुरू कर दिया। तो जब बाहर के लोगों को लगे कि समझना शुरू कर दिया है, तब की बात हो जा रही है उत्तर भाषा विकास की अवस्था में, उत्तरकालीन भाषा की विकास की अवस्था। और ऐसी अवस्था तो बदल भी सकती है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि 30 साल 28 साल के बेरोजगार युवा हैं, उनके घर वाले डांट रहे हैं तुम ना समझो, समझो सब रहा है, लेकिन अब करे क्या,
ठीक है, तो वैसी अवस्था अलग है, लेकिन सामान्य तौर पर जो अवस्था हमको पढ़नी है वो ये है। भाषा विकास हो जाने पर बालक ध्वनियों को दूसरों को समझाने लायक शब्दों में व्यक्त करता है तथा उसका सही सही अर्थ स्वयं भी समझता है। इस तरह के भाषा के दो पहलू होते हैं जिसका विकास यहाँ होता है। पहला होता है क्रियात्मक पहलू, दूसरा होता है मानसिक पहलू। ध्वनियों को संयोजित कर, अभी क्रियात्मक पहलू क्या है, मानसिक पहलू क्या है, ये भी समझेंगे। ध्वनियों को संयोजित कर अर्थपूर्ण मुंह से निकालना भाषा का क्रियात्मक पहलू है तथा उन शब्दों का सही सही अर्थ समझना मानसिक पहलू है। जैसे मान लेते हैं बच्चा कुछ कह तो देता है, मान लीजिए बच्चे को जैसे कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मान लेते हैं एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं, क्रियात्मक पहलू और मानसिक पहलू को समझने की कोशिश करें। हाँ चलिए, एक घर है, उस घर में एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे की माँ है और माँ की एक बड़ी दीदी है जो कि साथ में ही रहती है, और इसका क्या है, इसका पिता भी है। ठीक है, अब ये बच्चा जो है ज्यादातर अपनी माँ की बड़ी दीदी यानी अपनी मौसी के साथ रहता है। अब इसकी माँ बार बार अपनी दीदी को क्या बोलेगी, बड़ी दीदी को क्या बोलेगी, दीदी बोलेगी, दीदी दीदी दीदी। ठीक है, दीदी 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 बोलती है। ठीक है, अब बार बार ये इसकी माँ दीदी बोलती है और ये इसी के साथ रहती, ये बालक जो है वो वही बड़ी दीदी के साथ रहता है, तो बार बार सुनता है कि ये इसको दीदी बोलती है, उसकी माँ इसको दीदी बोलती है, दीदी बोलती है, दीदी बोलती है। तो धीरे धीरे क्या बोल रहे, ये भी इसको दीदी बोलने लगेगा। लेकिन वास्तविकता क्या है, वास्तविकता देखिए, ध्वनियों के संयोजित कर अर्थपूर्ण मुंह से निकाला क्रियात्मक पहलू है। यानी जैसे ये दीदी बोलना शुरू किया, इसका मतलब क्रियात्मक पहलू सफल हो गया। लेकिन दीदी शब्द के क्या मायने हैं उसको जब तक ये बालक नहीं समझेगा तब तक नहीं कह सकते कि उसका मानसिक पहलू, भाषा के विकास में मानसिक पहलू स्पष्ट है। दीदी का अर्थ इसके लिए सही है लेकिन इसके लिए तो गलत है, इसको तो क्या बोलना चाहिए, मौसी बोलना चाहिए। तो मौसी बोलना चाहिए तो ये गलत बात हो गई। इसका मतलब क्रियात्मक पहलू तो सफल है लेकिन मानसिक पहलू जो है वो क्लियर कट नहीं। ठीक है, चलिए, गर्मी भी लग रहे हैं। इस प्रकार इस आधार पर मनोवैज्ञानिकों ने बालकों में उत्तरकालीन भाषा की विकास की 5 अवस्थाएं बताई है। पहला अवस्था है दूसरों की भाषा को समझना, दूसरा अवस्था है शब्दावली का निर्माण करना, तीसरा है शब्दों का वाक्यों में संगठन करना, चौथा है उच्चारण करना और पांचवा भाषा विकास का स्वामित्व। एक प्रश्न देख लेते हैं, सहायक शिक्षक 2019 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बालकों में उत्तरकालीन भाषा विकास की अवस्था नहीं है, बताना है। पहला देखते हैं, दूसरों की भाषा को समझना, दूसरा विस्फोटक ध्वनियां निकालना, तीसरा शब्दावली का निर्माण और चौथा उच्चारण। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, विस्फोटक ध्वनि निकालना उत्तरकालीन भाषा विकास की अवस्था नहीं है। ये कौन सा है, प्राक भाषा की अवस्था है। आप लोग को पढ़ाया भी हूं, प्राक भाषा की अवस्था में आता है, भाषा गलत, भाषा की अवस्था में आता है। और प्राक भाषा की अवस्था में 4 चीजें हैं, रुदन, विस्फोटक ध्वनियों के साथ बलबलाना, और एक होता है हाव भाव, और चौथा क्या है, सामयिक और अनुभूति या सामयिक एक्सप्रेशन जो। तो ये सारी चीजें खत्म होती है हमारी यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीधे सीधे तौर पे भाषा के विकास के अंतर्गत हम उस भाग को पढ़ेंगे। कौन से भाग को, उत्तरकालीन भाषा विकास की जो 5 अवस्थाएं हैं उन 5 अवस्थाओं को पढ़ेंगे कि दूसरों की भाषा को समझना, इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, किस उम्र में बच्चा समझता है। देखिए, सहायक शिक्षक 2019 का जो पेपर हुआ, हो सकता है ये वीडियो YouTube में भी आप देख रहे हो, तब की बात बता रहा हूं। सहायक शिक्षक 2019 का जो पेपर हुआ, इस 2019 के पेपर से आज जो पढ़ाया हूं, अभी आज का जो पढ़ाया हूं हिंदी शिक्षा शास्त्र, इसमें से एक प्रश्न ही पूछा गया है। लेकिन बाकी जो संभावित प्रश्न है वो भी उसी स्तर के हैं जो 2019 में एक प्रश्न पूछा गया उस स्तर की। यानी संभावित प्रश्न का स्तर आपके एग्जाम में 2019 में पूछे गए प्रश्नों के स्तर से जरा सा भी कम नहीं है।
तो जरूरी नहीं है कि 2019 में जो प्रश्न पूछा गया वही सेम प्रश्न आपसे फिर से पूछा जाए, लेकिन इस टॉपिक से, इस क्लास से आज जो मैं पढ़ाया हूं उससे प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, सोच समझ के पढ़िएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की चीजें पढ़ेंगे। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो भाई बताइएगा कि हाँ पसंद आया। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।